बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जहाँ से भी आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हम आपको खुशामदीद करते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। कश्मीर क्राउन का जो भी व्यूवर है उसको हम सलामती की दुआ करते हैं। और आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू आज हमने चुना है। ख़ासकर उस टॉपिक के हवाले से मेरे ख्याल में हर एक इंसान जो है वो गौर से आज के प्रोग्राम को देखेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक शेर से। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी के सोजे दुरूं। तो नाज़रीन मोहतरम, एक औरत या एक मर्द, जिस तरह से रब काबा ने इन दोनों को बनाया है, एक बेहतरीन तोहफा खासकर इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, किस तरह से नस्ल दर नस्ल चल रही है और जिस तरह से इंसानियत का झंडा बुलंद करने के लिए, इंसाफ का झंडा बुलंद करने के लिए अल्लाह ताला ने एक इंसान को भेजा है। इसी तरह से अपनी जनरेशन्स को चलाने के लिए मर्द और औरत को बतौर तोहफा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। इब्ने आदम से लेकर बिनते हवा की अगर हम बात करें तो यकीनन आज तक जिस तरह से ये दस्तूर और कारवां चलता आया है, तभी जाके ये काफिले बनते हैं जो काफिले इंसाफ और इंसानियत के हवाले से काम करते हैं। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के हवाले से और उस पर हम बाज़ाब्ता तौर पर राय भी लेंगे अपने इस्लामिक स्कॉलर से और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या होगा इसमें। मैं बात कर रहा हूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, जिसे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से आज के मामलात, ख़ासकर दीन इस्लाम के हवाले से क्या नज़रिया है, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या उन पेरेंट्स को उम्मीद दिलाई जा सकती है जदीद टेक्नोलॉजी में जो काफ़ी उम्मीद में लगे हैं कि काश उनका बच्चा हो। क्योंकि एक इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो इसलिए काफ़ी कोशां होते हैं कि उनका भी एक बच्चा होना चाहिए। एक बच्चा एक माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए उम्मीद होते हैं। वो अपने माँ बाप की एक आस होती है, वो आस जिनके सहारे इस दुनिया का दस्तूर ही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जिनके पास बच्चा नहीं होता वो जिंदगी नहीं जीते हैं, वो जीते हैं, लेकिन जिंदगी का दस्तूर ही रहा है कि अपनी बच्चों के खातिर वालिदैन खुश होते हैं, अपने बच्चों को प्यार करें, उनका पेट पालें, उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमाएं। हर एक पेरेंट, हर एक माँ बाप की यही ख्वाहिश रहती है कि उनके अपने बच्चे हों। बहरहाल ये दुनिया का दस्तूर हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, हालांकि उम्र दराज थे, उनने कहा कि उनका अपना बच्चा होना चाहिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा डॉक्टर मीर जाफ़र को। हमारे प्रोग्राम में आज बैठे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर जाफ़र साहब। क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में महारत रखते हैं, काम किया है, बैनुल-अक़वामी सतह पर काम कर रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जाने माने डॉक्टर हैं। ख़ासकर जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, जब हम क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, डॉक्टर मीर जाफ़र को अल्लाह ताला ने नवाजा है। बहुत सारे लोगों की उम्मीद बने हैं अल्लाह के बाद, खासकर अल्लाह से डरने वाले हैं। और कई बार हमने इससे पहले भी मीर जाफ़र से बात की, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि मीर जाफ़र को मैं अपने प्रोग्राम पे बुलाऊं और उनसे बात करें कि मीर जाफ़र साहब, जम्मू कश्मीर के हवाले से, बिलखुसूस इस खित्ते के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जहाँ पर इनफर्टिलिटी रेट, बांझपन जो है वो हद से ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है। घरों की उम्मीदें टूट रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो पा रहा है। कहते हैं ना कि एक खूबसूरत बात है कि औरत अगर एक शौहर के साथ जब घर में आती है, जब उनका निकाह होता है, तो रिज्क के हवाले से औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है और बच्चों के हवाले से मर्द को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन आज उल्टा है ज़माना। बहरहाल मैंने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर मीर जाफ़र को, और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में आज मारूफ और मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर ज़हूर मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए। डॉक्टर ज़हूर साहब बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, खासकर रिसर्च के मामले में। जब हम बात करते हैं जो नए मामला दीन इस्लाम के हवाले से दरपेश हैं, उनके हवाले से डॉक्टर ज़हूर साहब एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। हमारे अल्फाज कम पड़ जाएंगे इनकी तारीफ़ें करने के हवाले से। जब हम ज़हूर साहब की बात करते हैं, काफ़ी लेक्चर्स उन्होंने दिए हैं नए मामलात के हवाले से, नए इशूज़
जो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम हम बात करते हैं। डॉक्टर ज़हूर साहब, इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो मिनेसोटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे भी इस वक्त तरबियत दे रहे हैं बच्चों को। बहरहाल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मीर जाफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़हूर मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर मीर जाफर आपसे। सबसे पहले आप कोशुर इंसान समझे तो डॉक्टर मीर जाफर साहब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अमुक मतलब क्या गो, गोडनेथ करो शुरुआत अमी से, चूंकि वरियाहन यह आसान खदशे अमुक कि अत मज गसान क्या, यह करान कित कन डॉक्टर साहब, मगर तिम यन जानन डॉक्टर साहबस नश कि डॉक्टर साहब अगर ने कंस उम्मीद अल्लाह ताला दिसमज कह, अगर तिम यन वो यह कर तम पत गो डॉक्टर ज़हूर मलिक साहबस नश गोड करो तुम आगाज। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यह IVF इस जदीद टेक्नोलॉजी हुंद तरीक ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी अहमस बेसिकली क्या सात अकिस कपलस मतलब खानदर करित वरी अलाव गुमोत और तिमन आस बच्च गसान पत तम बाज़ाब्त गसान ट्रीटमेंट खतर बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह गसान तथ मज कह रीजन्स ये मतलब बासान कि ना अम पत् सिंपल टेस्ट आम कि क्या अमिस सर्जिकल करेक्शंस मा जरूरत, हार्मोनल इम्बैलेंस मा जरूरत, यम तिमो तरीको से गसान ठीक। अगर अम अलाव पत बास कि ना अम मजीद कह मुश्किलात तेल हम IVF पेवान कर और IVF मज क्या करान अत मज यम हार्मोन्स दिवान यम बेसिकली अमिस बॉडी रिलीज करान यम हार्मोन्स दिवान इन ए कंट्रोल्ड वे इत पे दिवान अमिस हार्मोन्स कि ताकि अख एग न कहीं अमस बनन मल्टीपल टूल्स चाहे 8 या 10 यह करान डिपेंड अमिस वाइफ या अमिस लेडी कत्या टूल हेकन बनित कत्या बन अमिस अत मज और हम टूल पे कड़न वन oocytes oocytes नेबर कड़न ऑपरेटिव प्रोसीजर बेसिकली सिंपल मगर अंडर एनेस्थीसिया अंडर माइल्ड मतलब शॉर्ट एनेस्थीसिया लकुट मकुट ऑपरेशन और एग्स नेबर कड़न और ये योर हस्बैंड सुन सीमेन सैंपल अम स्पर्म कड़न और निब्र रलावन लैब मज रलावन और यह बच्चे तैयार गसन यह तकरीबन 5 या 6 दोहन तान रोजान नेबर तैयार कर तो अम पे एम्ब्रियोज एम्ब्रियोज इन बच्चन अत स्टेजस मज यम एम्ब्रियो गसान बेसिकली यम पे कर ट्रांसफर कंस कर 2 या मैक्सिमम कंस कर 3 कर ट्रांसफर वापस त्रावान बच्चे दान मज और अम सकान प्रेगनेंसी गच्छित और बाकी अमिस बाकी एम्ब्रियोज आसन बचामत यम बाकी एम्ब्रियोज या बाकी बच्चे स्टोर कर फ्रीज कर अकिस वारिया एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचरस मज प्रोसेस अत गसान फ्रीज अत मज रोजान स्टोर तकरीबन वरी वादन 10 वरियन या 20 वरियन तान हेकान फ्रीज गच्छित। तुम वन कि 20 वरियन तान रोजन फ्रीज गसान। बहरहाल तुह पे बह वापस डॉक्टर साहब तुह दीतु साइंटिफिक व्यू अत मुतलिक। बह गस डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब के पास अलमदनी। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर मीर जाफर ने कहा कि यह अकिस माज हुंद तो तम सिंस मल सुंद कशर पे ठूल कड़न तम पम रलावन निबर कन लैब मज तुह दी तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूज। बह वन पन्न नाजरीन कि डॉक्टर साहबन किताब त लेचम अत पे IVF जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ब्या लफ्स हेक बह अमुक इत कन वनित कहें। बहरहाल यह अदबन गि ठीक मान खतर कहें TV पे वन। बहरहाल यह डॉक्टर साहबन किताब लेचम अलमदनी साहबन IVF जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कित क्या अत मामला। डॉक्टर साहब शुरुआत कर तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सबसे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर यानी जिस बीमारी का यानी जो भी कोई बीमारी है उसमें आपको शरई हुदूद में रहते हुए यानी इलाज तलाश करने की बिल्कुल इजाज़त है जी। यानी शरई तरीक़स मज इत पे हेको कुन त बीमारी हुंद इलाज कर और इसमें कोई शक नहीं है कि हुसूल औलाद ये एक मुसलमान की एक चाहत होती है और इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो है तलकिन की है तज़व्वुजु अलवदूद अलवलूद कि ऐसी औरत से शादी करो यस ज़्यादा मोहब्बत करने वाली आस यस ज़्यादा बच्चे दिन वाली आस। तो बच्चे की जो चाहत होती है वो एक मुसलमान का एक शरई हक है
उस शरई हक को हासिल करने के लिए जो है इस्लाम ने डॉक्टर साहब तो वनो कि युस ज्यादा बच्चे दिन वाजी आस तो अत कंफ्यूजन थोड़ा गसान सु कितन लग पाए कि बच्चे कितन ज्यादा दी वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड में जाकर हमें मालूम करना है। अच्छा ठीक ठीक कंटिन्यू। तो मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि शरई हुदूद में रहती हुई हम किसी भी बीमारी का इलाज करेंगे और हुसूल औलाद ये सो अक चाहत यस इस्लाम ऐसी जायज़ बल्कि उस पर उभारा है। और इसीलिए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे के लिए निकाह को जो है जायज़ करार दिया है, बल्कि इसकी तरगीब दी है इस्लाम के अंदर। तो उसके बाद इस इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला का इस बारे में इरशाद है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको बच्चा दे सकता है, जिसको चाहे उसको लड़की दे सकता है, जिसको चाहे लड़के और लड़कियां दे सकता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको अल्लाह चाहे उसको बांझ रख सकता है, उसको औलाद नियामत औलाद से महरूम रख सकता है। तो जहाँ तक एक मुसलमान को ये बात समझनी चाहिए कि अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं होगी तो उसको नाजायज़ तरीक़ों से ये औलाद हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ तक इस्लाम का नज़रिया इस बारे में है, मौक़िफ़ है कि क्या हम जायज़ तरीके से मेडिकल के वसातत से जो मेडिकल साइंस ने इस वक्त तरक्की की है, जिसे IVF का यहाँ पे तज़किरा हुआ, इसके ज़रिए से क्या एक मुसलमान बच्चे को हासिल कर सकता है, तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक ये शरई हुदूद में हो। क्योंकि इसके जैसे अभी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बोलेंगे कि इसके मेडिकल साइंस में कितने तरीके हैं और हर तरीके के अपना अपना इस्लाम का मौक़िफ़ है। तो डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब आपने आगाज किया कि शरई लिहाज से अगर हर मामले को मद्देनजर रखा जाए तो हर पहलू पे नजर रखी जाए, लेकिन दायरे के अंदर तो इसमें कोई कबाहत या कोई प्रॉब्लम नहीं आई है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, शरई हुदूद में रहते हुए ठीक है, शरई हुदूद में रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल जाफर साहब, अब आप ये बता दीजिए कि प्रोसेस के हवाले से थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुख्तलिफ फेथ्स के हवाले से मुख्तलिफ कवानीन है, मुख्तलिफ उसूल जो हैं, ज़ाबिते हैं, वो रखे गए हैं। दूसरे मज़ाहिब का अलग से है, हमारे मज़हब का अलग से है। बहरहाल आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि IVF शायद लड़के ये जवरावा, शायद मच यम लड़के जवरावा या यमन पाए आसान इशा लड़के इशा लड़की। तो अत मुतलिक वन तो ये प्रोसेस कित कन तुम करान, इत ज़हूर साहबन वोन कि डॉक्टर साहब करे अत वजाहत कि तम पत हेको कुन नतीजस पे वतित। बिल्कुल, यथ मज बिल्कुल ये वो कि अड़न कन्फ्यूजन आसान, मगर इस बच्चे अस निश योतान ग्रोच करान अप टू 5 days या 6 days, ओतान अम्स जी मतलब अम्स वन सह बच्चे सं शेप निमस वन कहें। अत जी अत मतलब अत मज यह चीज़ डिफरेंशिएट कर कि सेल लाइन वुचान अम्स प्लेसेंटा बनावान तो ब्या सेल लाइन लंप ऑफ सेल्स सह बनावान बेसिकली सह बनावान बच्चे। बस युत वुचित कि यम सेल बनियामच यम प्लेसेंटा बनावान या यम तम सेल बनियामच यथ बच्चे बन। कुन सात कुन सूरत मज कि प्लेसेंटा बनान सेल बनियामच मगर यथ बच्चे बन सह प्रेजेंट कहें। और इतिस केस मज अगर युथ बच्चे करो ट्रांसफर अमिस गि फॉल्स पॉजिटिव, ये अमिस हाई प्रेगनेंसी मगर इस बच्चे बन जहें अम हार्ट बीट इन जहें। और यह बिल्कुल गलत फहमी लूकन मज कि नना कि लड़के कुस या कूर बिल्कुल पज यह माइंड मज बिल्कुल बिल्कुल न कहें। ठीक, डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब, आपसे भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से इस पर बात की, आपने कहा कि शरई तौर पर अगर हर मामले को मद्देनज़र में रखा जाए और शरई उसूल को इसमें लाया जाए तो यकीनन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आर्टिफिशियली या साइंटिफिकली हम IVF कराते हैं। तो ज़हूर साहब, आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात पे आपकी नज़र है, रिसर्च की है, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो आपको एप्रीहेंशंस कहाँ पे लगती हैं डॉक्टर साहब? आपके एप्रीहेंशंस क्या हैं इस IVF के हवाले से? जिस तरह से डॉक्टर मीर जाफर साहब ने कहा कि खासकर इनके सेंटर पे, या जिस तरह से ये एक मुमताज़ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, ये हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, तो आपके एप्रीहेंशंस क्या हैं? देखिए, मैं जहाँ तक इस्लाम का जो मौक़िफ़ इस बारे में बयान करता हूँ
क्योंकि इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मेडिकल साइंस में इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। हमारे पास एक ही सूरत है जिसको हम किसी हद तक जायज़ कह सकते हैं, वो है कि जब तक एक शादीशुदा जोड़ा, जब तक वो अक़दी निकाह के अंदर है, यानी बाज़ाब्ता वो निकाह के अंदर है, मर्द और औरत का, चाहे वो फिर वो एक्सटर्नल कर ले या इंटरनल कर ले, क्योंकि इसे दो तरीके हैं मेडिकल में, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन जब तक मर्द का स्पर्म है और औरत का एग है, चाहे इसको इंटरनल आप करें या एक्सटर्नल करें, तो जब तक ये चीज गारंटी के साथ हो सकता है कि यही मर्द का स्पर्म है और उसी औरत का एग है, तो जब तक इससे प्रोसेस होती है तो इसमें किसी हद तक बाज़ उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। और उसकी जो शुरूत वो रखते हैं कि ऐसा जो है निकाह के दौरान हो, जब तक मियाँ बीवी का यानी अक़दी निकाह बाकी है, तलाक के बाद ऐसा ना हो, मरने के बाद ऐसा ना हो। तो एक सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है कि, या दूसरी शर्त यह है कि ये प्रोसेस जो है मर्द के होते हुए हो जाए, यानी जो आदमी अपना IVF कराता है उसकी मौजूदगी में ऐसा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि वो जो स्पर्म डोनेट करता है या स्पर्म जो देता है, सैंपल देता है, उसमें जितनी क्वांटिटी डॉक्टर को ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल करें, बाकी जो है उसको डिस्ट्रॉय करें। क्योंकि उसको अगर बचा के रखें, क्योंकि उसके पास अगर मौजूद है तो वो किसी भी वक्त दे सकता है, लेकिन अगर उसको रिजर्व रखेंगे तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये आपकी एप्रीहेंशन है कि गलत इस्तेमाल हो सकता है? ये ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, और इसीलिए उलमा ने, फुक़हा इस्लाम ने इसमें यही शर्त रखी है। जितने भी उलमा ने इस बारे में बात की है, उन्होंने इस शर्त को जो है मेंशन किया है कि जितनी मिकदार मर्द की स्पर्म की जरूरत है उसको इस्तेमाल किया जाए, बाकी को जो है तबाह किया जाए, बाकी को ज़ाया किया जाए। क्योंकि वैसे आप बोलते हैं कि औरत के हवाले से भी यही दोनों चीजें। अच्छा, दोनों चीज, क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे मैं डॉक्टर जाफर साहब का व्यू लेना चाहूंगा। डॉक्टर जाफर साहब, जिस तरह से डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक अल मदनी साहब ने कहा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है IVF कराने में, अगर आप शरी हुदूद के अंदर ये कराते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बरोए कार लाते हैं चीजों को, तो डॉक्टर मीर जाफर साहब ये एप्रीहेंशन जो हैं, यकीनन लोग कश्मीर से मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं, हालांकि आधे लोग बैरून मुल्क जाते हैं, तो एक भरोसा, एक ट्रस्ट की बात। ज़हूर साहब, ज़िम्मन में जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि एक इसमें एक ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है? ज़हूर साहब, एक बड़ा एक डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए। देखिए, मैं अपनी शराइत को मुकम्मल करता हूँ। जी जी। इसमें एक शर्त ये भी आता है कि इसमें ये शर्त भी आता है कि बाज़ फुक़हा कहते हैं कि एक औरत को जो इस प्रोसेस में या इस ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर के सामने उसका शर्मगाह जो है जाहिर होता है, ये ऐसी कोई मजबूरी या औलाद का हासिल करना ऐसी मजबूरी नहीं है जिसके अगेंस्ट ये किया जाए। तो जब तक यानी ये बात है, तो आप देखिए इस्लाम का नुक्ता इसमें कितना संजीदा है कि औरत की मजबूरी नहीं बनती है कि वो बच्चे की ख्वाहिश में जो है ना बेपर्दा हो जाए। और इसीलिए जो लोग इस बात की इजाजत दी थी वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर अब बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो सबसे पहले आप प्रेफर कीजिए उस लेडी डॉक्टर को ले लीजिए जो मुसलमान है। अगर मुसलमान लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर एक मुसलमान मर्द को ले लीजिए जो आपकी नजरों में भरोसेमंद हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पे खर्चा लग रहा है कि एक आदमी जब यानी ज्यादा मिकदार में अपनी स्पर्म निकालता है तो जो वहां पे बच जाता है या तो उसको दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या उसको जो है मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, दूसरे लोगों के लिए मुझे समझ नहीं आ गया। आपने कहा कि अगर ज्यादा नुत्फा निकाला जाए तो उसको दूसरे लोगों को इस्तेमाल करना नाजायज है। वही तो इस वक्त हो रहा है। अच्छा। अक्सर जगहों से हमें यही शिकायत मिल रही है कि अगर मर्द जो है ना उसका स्पर्म इस काबिल नहीं है। देखिए, मैं आप यहाँ पे एक और चीज का इजाफा करता हूँ, खासकर जो मैं अपने कश्मीर के बारे में कहता हूँ, जो हमारी किताबों में दर्ज नहीं, जो इस्लामी स्कॉलर ने दर्ज जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं इसमें इजाफा करता हूँ क्योंकि मैं इसका स्टूडेंट हूँ। मैं कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर ये जो कोई आदमी IVF कराना चाहता है तो उसको जो है इस बात की गारंटी लेनी चाहिए, इस बात की गारंटी लेनी चाहिए कि उसका जो स्पर्म जो वो लेते हैं, जो सैंपल लेते हैं, सिर्फ उतनी ही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए जितना जरूरत है। उसके बाद जो स्पर्म बचता है वो खुद अपने हाथों से जाया करे, उसको
लैब वालों के हवाले ना करें, क्योंकि इसके ऊपर जो है मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं जो किसी भी सूरत में इंसानी करामत के बिल्कुल मुखालिफ है, और ये दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इससे बारे में सवाल किया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उस सूरत में आपको इजाज़त देता हूँ जब आप इस IVF सेंटर से बाहर 2-3 जगहों पे जो है ना अपना टेस्ट पहले कराएंगे। एक मर्द जो है इस बात की गारंटी पहले ले, या उसको इत्मीनान हो जाए यानी किसी दूसरी लैब से, कि उसको लगे कि यहाँ पे नहीं मेरा जो स्पर्म है वो इस काबिल है कि उसमें IVF किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर जो है ये IVF कहाँ पे होता है, ये कमर्शियल सेंटर में होता है। हम यहाँ पे अरब की बात नहीं करते हैं, सऊदी अरब में जो है ना ये सरकारी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन यहाँ इंडिया में या कश्मीर के अंदर अक्सर ये IVF जो है ये कमर्शियल सेंटर में होता है। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी उसका स्पर्म इस काबिल नहीं है कि उसमें IVF हो जाए, वो किसी IVF सेंटर पे जाए, और अगर IVF सेंटर वालों को पता नहीं है कि यानी उनको पता है कि इस आदमी का स्पर्म इस काबिल नहीं है कि उसमें IVF किया जाए, तो वो कैसे उसको बोल सकते हैं कि आप इस काबिल नहीं है। जाहिर सी बात है उनके पास जो रिजर्व होगा तो वो उसी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब तक ये आपका मानना यह है कि यहाँ पे डॉक्टर और सेंटर की ईमानदारी, इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आपको उनकी इंटेग्रिटी, उनका ट्रस्ट और उनकी ईमानदारी परखनी चाहिए। वही तो हम कहते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन है एक इंसान के लिए, यानी IVF जो है ना एक इंसान के लिए लास्ट ऑप्शन होना। और उसमें भी उसको देखना चाहिए कि अपने यहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान डॉक्टर हैं जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, उनके पास जाए जो किसी भी सूरत में अपनी आकिबत इसीलिए तो हमने प्रोग्राम में आज डॉक्टर मीर जाफर को चुना। मैंने स्पेशली डॉक्टर मीर जाफर को चुना क्योंकि मैं बहुत अरसे से डॉक्टर मीर जाफर को जानता हूं इन मामलात में, समाजी खिदमत के हवाले से। डॉक्टर मीर जाफर साहब, ये बता दीजिए, जिस तरह से एप्रीहेंशंस का जिक्र किया डॉक्टर ज़ुहूर अहमद मलिक साहब ने अल-मदनी, तो इन एप्रीहेंशंस के हवाले से क्या आपको लग रहा है कि वाकई IVF के नाम पर भी लोगों के साथ धोखा किया जाता है? क्या आप में भी ये एप्रीहेंशंस है, चाहे हम बीरून रियासत बात करें या बीरून ममालिक बात करें? जी हाँ, तो यहाँ पे जैसे ज़ोहर साहब ने कहा कि पहले आप 2-3 लैब्स में जाके देखिए कि क्या ये स्पर्म यूज़ हो सकता है आपका IVF के लिए। IVF ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी करके बच्चा बना सकते हैं। देखिए उसमें कुछ शराइत है कि फ़ीमेल का जो है एग होना चाहिए और वो एग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो हमें IVF के बिना पता नहीं चलता है। बहुत इनडायरेक्ट टेस्ट से हमें अंदाजा होता है। पर हाँ, मेल का जो है सीमेन एनालिसिस किया जाता है, तो वो पता चलता है। जैसे ज़ोहर साहब ने कहा पहले आप चेक कराइए। फॉर एग्जांपल होती है एज़ोस्पर्मिया। आपको सैंपल पेशेंट सैंपल दे पाएगा, वॉल्यूम होगा, फ्लूइड वॉल्यूम होगा, लेकिन उसके अंदर नहीं हो सकता है, जिसको हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। मान के चलिए मैं इत्तेफाक रखता हूँ यहाँ कमर्शियल सेंटर में गए, वहां पता चला इसमें स्पर्म नहीं है, और ये ऐसा कपल है कि अगर आप डोनर स्पर्म ले लो, लोग एग्री नहीं करेंगे। तो हाँ, शायद उस सूरत में उनको वो कहेंगे कि हाँ, शायद आपका स्पर्म है, और वहां पे नहीं हो सकता है। और जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब इनके एग्स बाहर निकाले जाएंगे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, और उस टाइम उन्हें डिक्लेयर किया कि आज नहीं दिख रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या ये डोनर कर सकते हैं, या तो बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ सेंटर्स में होता है, और मैं ये नहीं कह सकती हर सेंटर में ऐसा होता है। यहाँ पे जो है वो एक ट्रस्ट फैक्टर की बात जरूर आती है कि आप 2-3 जगह पहले चेक कराइए, लेकिन इसमें जो है हर लैब में एक्सपर्ट नहीं होता है। ये शायद एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही होता है कि जो देख के ये बोल सकते हैं क्या मुझे इस स्पर्म को यूज करने से बच्चा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो मेरे ख्याल से किसी 2-3 एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए कि इससे बच्चा बन सकता है या नहीं बन सकता है। और रही बात फिर जैसे आपने कहा कि क्या वाइफ का भी एग्स की जो है मैनिपुलेशन हो सकती है। देखिए ये चीजें वहीं पे हो सकती है जहाँ पे ये चीज फ्रीली हो, जिसको जहाँ डोनर प्रोग्राम अंडर द टेबल चल रहे हो, तो वहीं पे ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब आपके पास 2-3 पेशेंट्स के एम्ब्रियोज बने हैं या मतलब उसके एग्स है, और 2 पेशेंट्स के एग्स नहीं है, और आपके यहाँ ऑफर कर रहे हो डोनर, और ये 2 पेशेंट्स
के लिए आए हैं आपके पास, कंसेंट भी दिया कि हाँ वी आर रेडी टू टेक दिस, टू गो फॉर दिस प्रोग्राम। अब आप वहाँ पे सेफ, आप वहाँ सेफ प्ले कर रहे हो, आपने इनसे तो कंसेंट ले लिया कि हाँ हम रेडी है डोनर लेने के लिए, लेकिन उसकी तो आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं, उसको पता भी नहीं है उस साइड से आपके उठा के यहाँ पे ये अप्रेंशंस हैं। पर कुछ सेंटर्स तो क्लीन है, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने काम किया, रिस्पांसिबिलिटी होती थी क्वालिटी चेक करे पैन इंडिया पूरे 11 सेंटर्स में ये चेक करना। तो लेकिन कुछ सेंटर से हाँ मुझे मेरे पास रिपोर्ट से ऐसा होता है। डॉक्टर जाफर साहब, ये हमारी किस्मती की बात है कि जिस तरह से आपने अपना इनिशिएटिव लिया है और खासकर कश्मीर में जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं फर्टिलिटी के हवाले से बड़ी अच्छी बात है। वैली फर्टिलिटी सेंटर का आगाज आपने किया है और हमने आपको प्रोग्राम में किया है। हमारे मेहमान भी आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मीर जाफर साहब ये भी बता दीजिए कि खासकर ये जो एग्स और स्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं लैब के जरिए बनाया जाता है। तो खासकर जब एक कपल आपके सेंटर पे जब भी आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार नाउम्मीदी ज्यादा कहाँ पे होती है? क्या ये मर्द इसमें ज्यादा अगर उनका बच्चा नहीं हो रहा है औरत की ज्यादा ताकत, अक्सर ससुराल टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं। तो ये औरत ही बेचारी ये ससुराल सफाई या अपना मयार बनाते कब्र तक पहुंच जाते लेकिन खुश नहीं होता है। बता दीजिए कि अक्सर हम औरतों को इसमें बड़ा वो we just complained about women इन्हीं से बच्चा नहीं होता है। यहाँ पे एक इस पहलू पे मैं कहूँगा कि यहाँ जनरली जब बच्चा नहीं होता है तो शायद आपके 5-6 साल ऐसे ही जाते हैं डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, कभी आप स्पेशलिस्ट नहीं गए जो पिन पॉइंट करेंगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और जैसे आपकी यहाँ पे मान के चलिए आप ऐसे एज में से आपकी 30 में शादी 28 में और पता चला कि वहाँ पे मेल फैक्टर भी था या मेल फैक्टर ही था तब नहीं था। और जैसे ये एज बढ़ती जाती है 35, 36, 37 You mean late marriage? नहीं शादी पहले लेकिन स्पेशलिस्ट के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मेल की, जैसी एज होती जाती है तो अब वो एक्सपेक्टेड है कि जैसे फीमेल एजिंग उसकी होती रहेगी 30, 35 फिर फीमेल की प्रॉब्लम वो मतलब वही सामने आ जाती है। फीमेल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है विद एज। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि डोनर्स की बात जिस तरह से डॉक्टर साहब के हवाले से बात की है तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव अगर जनरली अवाम के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी के जरिए उम्मीद में तब्दील किया जा सकता है। कौन सा पहलू हमें मद्देनजर क्योंकि आपने जिस किताब के जरिए बड़ा मैसेज भी दिया है कौम को कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये पढ़नी चाहिए वैसे आपको, आप जो भी हमें इस वक्त कश्मीर ग्राउंड पर देख रहे हैं, क्या पहलू हमें मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैंने पहले बात कही कि जब तक ये IVF का जो प्रोसेस है एक मर्द और एक उसकी बीवी के दरमियान होता है और इंटरनल या एक्सटर्नल हो तो किसी हद तक ये जायज़ है, जो शरई हुदूद हमने बयान की। लेकिन जहाँ तक डोनर का जो तस्वुर है चाहे वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, ये दोनों सूरत में नाजायज़ है। इस्लाम इससे पहले एक किस्म का निकाह था जिसको हम निकाह इस्तिब्ला कहते हैं। तो उस ज़माने में क्या होता था, उस ज़माने में लोग ढूंढते थे कि जो ज़हीन लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, जिस तरह आजकल कुछ ज़हीन लोग होते हैं, तो उस ज़माने में भी ये देखा जाता था। तो बाद लोग जो है ना अपनी बीवी को कहते थे कि तुम जब उसके पीरियड्स ख़त्म होते थे उसके पास जाओ, फलानी आदमी के पास जो बहादुर है, जो ज़हीन है। और फिर वो औरत जो है उसके साथ 1 महीना या कुछ टाइम गुजारती थी, जब तक वो प्रेग्नेंट होती थी तब उसके बाद वो वापस आई।
उसमें क्या होता था, ये मर्द जो है ना बेगैरती का मुजाहरा करता था और उस ये कब की बात आप कर रहे हैं? ये मैं कहता हूँ जमाना जाहिलियत, यही सूरत आज भी है। आज IVF ने यही सूरत हमें इंट्रोड्यूस की। जमाने जाहिलियत में क्या होता था कि एक बेगैरत इंसान जो है ना अपनी बीवी को, ताकि उससे एक ऐसा ज़हीन शख्स का बच्चा पैदा हो, बहादुर शख्स का बच्चा पैदा हो, उस बीवी को उसके पास भेजा था। आज भी तो वही हो रहा है कि एक औरत जो है उसके पास बच्चा नहीं है, अब उसका एग इस काबिल है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन मर्द का स्पर्म इस काबिल नहीं, तो उसको ऑफर दी जाती है कि हम किसी डोनर को लाएंगे। तो बिल्कुल वही हुआ ना निकाह इस्तिब्जा, जिसको इस्लाम ने हराम करा। तो यानी अल्लाह ताला ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी को इसलिए हराम किया क्योंकि इसमें इख्तिलात नस्ब होता है, यानी नस्ब जो है, रिश्ता जो है वो उसमें मिक्स होता है। और सिर्फ बदकारी जो है सिर्फ इस्लाम के अंदर हराम नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी आसमानी दीन आए हैं तो सब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपका मानना है कि अगर दोनों में से एक जिसके पास कैपेसिटी नहीं हो कि IVF के जरिए भी वो बच्चा पैदा करें, अगर वो कोई डोनर लेते हैं वो बिल्कुल हराम है? बिल्कुल हराम है, चाहे मर्द ले ले चाहे औरत ले ले। तो टेम्परेरी निकाह भी, इसमें बहुत शिकायतें आती है, अगर डॉक्टर मीर जाफर मेरे साथ इस हवाले से अग्री करें, बहुत सारे IVF सेंटर्स पे खासकर जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं टेम्परेरी निकाह डॉक्टर साहब कराए जाते हैं, डॉक्टर ज़ूर मलिक साहब अल-मदनी। तो वो क्या जायज है टेम्परेरी निकाह अगर आप किसी औरत से करें बच्चे के लिए? क्या ये जायज? इसमें आपका क्या नुक्ते नजर है? देखिए, जहां तक टेम्परेरी निकाह का ताल्लुक है तो अहले सुन्नत वल जमात के पास ये मुत्तफक अलैह मसला है, यानी इत्तिफाक के राय है कि टेम्परेरी निकाह इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। अगर ये जायज़ होता भी, लेकिन फिर भी इसमें क्या सूरत होती कि एक आदमी के पास, जो दूसरी सूरत हम बयान करने जा रहे हैं कि एक आदमी के पास 2 बीवियां हैं, पहली बीवी मसलन उससे बच्चा पैदा नहीं होता है, अब उसने दूसरी शादी की और उसने पहली बीवी से एग लिया और अपना स्पर्म उसमें जो है ना इंटरनल या एक्सटर्नल उन्होंने वो किया प्रोसेस, फिर उसको दूसरी बीवी के बच्चेदानी में डाले। इसकी तो इजाजत नहीं थी इस्लाम के अंदर, इसकी तो इजाजत, हालांकि वो दोनों उसकी बीवियां हैं और परमानेंट दोनों बीवियां हैं, तो कहां से पैदा मसला जायज हो सकता है कि नहीं? ये फिर से समझा दीजिए आप, अगर 2 बीवियां हैं तो पहली बीवी से एग लेके दूसरी बीवी के में डाल दिया जाए, तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए फिर। मैं आपको बताऊं, मसलन हमारे पास एक आदमी है, उसने एक शादी की और पहली बीवी एक शादी की और उस बीवी से उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके बाद उसने दूसरी बीवी से दूसरी शादी की और वो इस काबिल है कि वो बच्चा दे सकती है। ठीक। अब पहली बीवी कहती है कि मुझे भी ख्वाहिश होती है कि मैं भी बच्चा रखूं। ठीक। अब वो क्या करते हैं, वो मर्द का स्पर्म लेते हैं और उस पहली वाली बीवी का एग लेते हैं, उसको प्रोसेस नहीं, पहली वाली बीवी का एग ही नहीं, पहली वाली को तो बच्चा नहीं, अगर उसके पास एग इस काबिल है, अगर उसका एग मैं दोनों सूरतें बताऊंगा, मैं दोनों सूरतें बताऊंगा। अगर पहली बीवी का एग है लेकिन वो बनता नहीं है, यानी किसी भी सूरत में नहीं बनता है, अब उन्होंने जो है ना वो निकाला और दूसरी बीवी के बच्चेदानी में डाल दिया, एक सूरत हो गई, तो इसमें भी तो इजाजत नहीं है। अब अगर दूसरी सूरत, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मर्द का स्पर्म लिया गया और दूसरी बीवी का एग लिया गया और उनको जो है फिर ट्रांसप्लांट किसमें गया, पहली बीवी के बच्चेदानी में, इसकी भी तो इजाजत नहीं। डॉक्टर साहब ये तो सरोगेसी नहीं है, ये एक ही मर्द की 2 बीवी है और परमानेंट बीवी है, यहाँ पे तो ये भी इजाजत नहीं है इस बात की। तो जो टेम्परेरी बीवी होगी तो उसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन बच्चे के मकसद से अगर वो निकाह करता है फिर उस बीवी को रखता है, तो क्या इस हवाले से थोड़ा सा नुक्ते नजर, जो इस्लामी नुक्ते नजर है वो बता दीजिए। देखिए, अगर आप कुरान की तरफ देखेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है वयजअलु मन यशाउ अकीमा, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको बांझ रख सकता है। जी। तो ये बांझ होना ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें इंसानी यानी कोशिश का कोई दखल नहीं। मेरा सवाल आप समझिए, मैंने कहा कि टेम्परेरी नियत में उसने कहा कि मैं टेम्परेरी किसी से शादी करके उससे बच्चा हासिल करके बच्चा लेता हूं, लेकिन फिर बाद में अगर वो रखे, उस बीवी को भी रखे, तो क्या वो जायज है बच्चे की नियत से? जब आप मसलन जब कोई इंसान किसी औरत से इस नियत के साथ शादी करता है कि ये टेम्परेरी होगा, यानी टाइम लिमिट हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद वो निकाह टूट जाता है, तो ये निकाह सिरे से जो है बातिल है। अगरचे उनकी नियत हो कि नहीं हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए फिक़्ह इस्लामी के अंदर एक मसला यानी अभी रिसेंटली पैदा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना यूरोप और अमेरिका जाते थे पढ़ने के लिए,
तो वहां पे वो क्या करते थे, वो टेम्परेरी निकाह करते थे। टेम्परेरी इस नाहिए से नहीं कि लिव इन रिलेशन भी यानी साल के लिए हम निकाह करें, नहीं, बल्कि वो निकाह करते थे। मर्द की ये नीयत रहती कि जब मैं ये मुल्क छोड़कर जाऊंगा तो उसको तलाक दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट यानी वो औरत को नहीं बताता है। अच्छा। उसके जहन में होता है कि जब मैं ये मुल्क छोड़कर जाऊंगा तो मैं इसको तलाक दे दूंगा, उसकी नीयत होती है। अगर हम फिक़ह इस्लामी की जो पुरानी किताबें हैं उनके अंदर हम देखेंगे तो ये मसला जायज है। लेकिन रिसेंटली जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा ये सूरत भी जायज नहीं है। देखिए अब चेंज हो गया, ये ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि इससे जो गलत असरात उस सोसाइटी में पड़े कि मुसलमानों के पास इस तरह की कैपेसिटी है, ये लोग ऐसा करते हैं, तो इससे इस्लाम की बदनामी हुई। तो बहुत सारे उलमा ने जो है ना इससे मना किया कि इंसान किसी मुल्क में जाए और वहाँ इस नीयत से निकाह करे कि जब मैं इस मुल्क को छोड़कर जाऊँ, मेरा काम मुकम्मल हो जाए, तिजारत के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, उसके बाद जब मैं वापस अपने मुल्क आऊँ तो मैं इस बीवी को तलाक दूँ। तो अब ये सूरत भी जो है उलमा के नज़दीक हराम है, हालांकि ये सूरत जो है पहले जायज थी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल है स्पर्म रिजर्व करने के हवाले से या औरत का जो नुतफा है वो रिजर्व करने के हवाले से, ये बता दीजिए कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू के हवाले से आप क्या कहना, क्या रिजर्व कर सकते हैं, हम क्या रख सकते हैं अगर कोई औरत लेट मैरिज करना चाहे लेकिन वो ये चाहे कि उसका बच्चा फिर हो, वो अपना जो नुतफा है वो रिजर्व करे, इस हवाले से इस्लामिक पर्सपेक्टिव दें प्लीज। देखिए इस्लाम जो है ना हमें रगबत देता है शादी के काबिल जब इंसान हो। अल्लाह के नबी से फरमाया या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, कि जो शादी के काबिल हुआ उसको शादी करनी चाहिए। तो अगर हम जो है ना यहाँ पे स्पर्म बैंक्स का जो है ना यहाँ पे रिवाज बढ़ाएंगे कि जैसे यूरोप और अमेरिका में होता है, स्पर्म बैंक वहाँ पे बाज़ाब्ता कायम है और यहाँ अभी इंडिया में बहुत कम है, तो माशरे के अंदर जो है ना हम इस्लाम की जो हिकमत है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। इस्लाम कहता है कि जब मर्द और ये लड़का और लड़की शादी के काबिल हो तो वो फौरन शादी करें। तो हम इस चीज़ को कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि नहीं वो अपना स्पर्म जो है ना रिजर्व रख कर जो है ना फिर लेट मैरिज करें। लेट मैरिज की तो इस्लाम इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इस रीज़न के कि मैं पढ़ रहा हूँ या मेरा कोई काम फंसा हुआ है तो उसके बाद मैं शादी, इसकी तो इस्लाम कोई इजाज़त नहीं देता है। हाँ, इस इंसान को के पास ऐसे कुछ रीज़न हो जो बिल्कुल जायज़ हो तो उस वक्त में इंसान शादी को जो है ना कर सकता है पोस्टपोन, लेकिन इन सूरतों में या इन वजूहात की बिना पर इसकी कोई इजाज़त नहीं। अलबत्ता एक सूरत रहती है कि हम किस टाइम जो है स्पर्म रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पास एक केस आया कि एक आदमी उसको थेरेपी डालनी थी। जी जी, जैसे डॉक्टर साहब मेरी तारीफ करेंगे कि थेरेपी की वजह से जो है ना इंसान की जो स्पर्म है वो डैमेज हो सकती है। जैसे एक आदमी शादीशुदा है, उसकी एक बच्चा है या उसका अभी बच्चा नहीं है, तो उसका कैंसर का अटैक हो या कुछ बीमारी का अटैक हो, तो उसकी वजह से जो है ना उसको ऐसे ड्रग देने पड़े या उसको थेरेपी देनी पड़ी, तो जिसकी वजह से उसका स्पर्म डैमेज होता है। हो सकता है जी जी, और अक्सर तो होता है, यानी अक्सर होता है। तो उस सूरत में रिजर्व कर सकते हैं। ये एक सूरत रहती है कि अगर वो चाहता है कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में उसका बच्चा हो, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे डॉक्टर साहब यानी ये कहते हैं कि नहीं इसकी गारंटी दी जा सकती है कि इसमें किसी किस्म का जो है ना वो खेल तमाशा नहीं बनेगा, यानी वो गारंटी के साथ उसका रिजर्व रह सकता है। तो किसी सूरत में जब आगे चलकर जो वो इस्तेमाल करना चाहे तो दे सकते हैं। ज़हूर साहब अल-मदनी, एक और सवाल है, अगर किसी को उम्र कैद की सजा मिलती है, जेल में है, तो उस हवाले से क्या उसका स्पर्म या लिया जा सकता है, उसको रिजर्व किया, उसको IVF के जरिए, ये बता दीजिए, क्योंकि हो भी सकता है किसी को एक दिन शादी हो गई, दूसरे दिन किसी केस में वो अंदर हो गया, उम्र कैद हो गई, तो जेल में उसका कन्विक्शन हो गया, तो उस सूरत में क्या कर सकते हैं हम? जैसे मैंने कहा ना कि ये जो केसेस है ना ये एक्सेप्शन, अच्छा स्पेशल एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शंस हैं, तो इनमें देखा जाएगा। यानी यहाँ हम आम फतवा नहीं देते हैं। हम कहेंगे कि मसलन जो है मैंने ये भी बात की कि कोई कैंसर पेशेंट है, उसको थेरेपी दी गई और उसका डैमेज हो गया, मामला तो है ना। हाँ, अगर हो गया, मगर इस केस में हम देखेंगे कि क्या अभी शादी बरकरार है, या आपने जिसे बात कही कि कोई आदमी उसको शादी के दूसरे दिन जो है ना उम्र कैद लग गई, तो ये एक्सेप्शनस है, तो इसमें देखा जाएगा, उसमें हालात को देखकर जो है मुफ्ती फतवा दे सकता है। यानी ऐसे नहीं हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि नहीं इस्लाम के अंदर स्पर्म रिजर्व रखने का या फ्रीज करने का जो है आपको खुली इजाजत है, ऐसी नहीं, बल्कि हर हालत को हर तरफ से देखा जाएगा और उसके बाद उस पर कोई हुक्म। अच्छा, मामले की नजाकत देख। हाँ, मामले की नजाकत देख। बड़ा आसान है हमारा दीन मोरे साहब।
हमने अपने दीन को समझा ही नहीं है। असल में जब हम अपने दीन को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास दीन के अंदर जो है ना मुख्तलिफ मुतबादिलात मौजूद है, मुतबादिल मौजूद है, अल्टरनेट मौजूद है, लेकिन हम पूछते नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अहले इल्म से पूछो। हमने यहाँ पे कश्मीर के, मैं अपने कश्मीर की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमने अपने जो उलमा है उनको दूसरी चीजों में उलझाया है। दूसरी चीजों जब मैं उलझाया तो वो अपने मिशन को भूल गए हैं, और हमने बाज उलमा को महदूद या लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो उसमें क्या होता है, अब उसको यही जनाजा पढ़ना है, यानी निकाह करना है, यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसको अजान देनी है, बस यही चीजें हैं। तो वो आगे जाकर क्या करेगा? अच्छा। तो यहाँ उस चीज की पजीराई नहीं होती है कि वो आगे चलकर जो है ना इस्लाम के अंदर एडवांस, मसलन देखिए अभी हमारे पास मेडिकल में बहुत सारी इश्यूज पैदा होते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिक्स में बहुत सारी इश्यूज पैदा होती है, इनका जवाब करने का इस्लाम के अंदर सबका हल मौजूद है। बिल्कुल। डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब, आप जैसे उलमा हमारे लिए ताज हैं, हमारे लिए मशाल राह हैं, रोल मॉडल है कौम के लिए। जिस तरह से आप नए मामला जो ज़िंदगी में हर रोज़ हमारे सामने आते हैं, जिस तरह से हर दिन कोई ना कोई नया इशू ज़िंदगी में जन्म लेता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने जिस अंदाज से आज इसकी वजाहत की, और आपने जिस तरह से कहा कि IVF के हवाले से, जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर किसी की उम्मीद पूरी होती है लेकिन शरई हुदूद के अंदर, तो वो जायज़ है। बहरहाल डॉक्टर मीर जाफर साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क में लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त आज बहुत कम है, और आप दोनों को मैं ज़रूर फिर से थोड़ा सा आपका वक्त ज़रूर लेना चाहूँगा अगले प्रोग्राम में। लेकिन डॉक्टर मीर जाफर साहब, आखिर पे आप मुझे ये बता दीजिए कि फर्टिलिटी के हवाले से जिस तरह से कश्मीर में दिन ब दिन जो रेट है इनफर्टिलिटी का वो बढ़ता जा रहा है, तो मीर जाफर साहब, आप जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, आप जैसे जो हमारे कौम के सपूत हैं, जो मेहनत करते हैं इस हवाले से कि आप उम्मीद देते हैं लोगों को, आप एक ऐसा हौसला देते हैं लोगों को ताकि वो उनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं, उनकी खुशियां पूरी हो जाती हैं, ये बता दीजिए ये फर्टिलिटी रेट, इनफर्टिलिटी रेट जो है किस तरह से इस पे काबू पाए जाए और क्या वजूहात हैं इसके? देखिए, इसमें टेक होम मैसेज तो यही है कि आप ये मत समझिए कि IVF में मतलब किसी भी कपल का IVF हो सकता है। इसमें शराइत है कि अगर हस्बैंड का स्पर्म हो और वाइफ का एग हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड यंग है और स्पर्म हो सकता है। वे पहले कंफर्म करें कि उनका स्पर्म है और इस लायक है कि वो IVF में यूज़ किया जाए। और फीमेल भी ऑलमोस्ट 40 के अंदर ही तकरीबन IVF होता है। 40 के ऊपर 42, 43, 44 में तो ऑलमोस्ट चांसेस लेस देन 5% होते हैं। और अगर आप 45 आपने क्रॉस किया है और कोई आपको प्रॉमिस करता, प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कीजिए, बिकॉज चांसेस आर ऑलमोस्ट मिनिमल। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जल्दी से जल्दी जो है बहुत जल्दी से जल्दी आप शादी कर लीजिए कम उम्र में। जो हम लेट मैरिज से इस ट्रेंड को ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि इसको भी प्रायोरिटी देना बाद में जो है आप पहले करियर को प्रायोरिटी देते हैं और बाद में जब बच्चा नहीं होता तब आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आई थ्रू कन्फ्यूजन अब तो वन कि युस हसा कपुल यम अगर फॉर एग्जांपल तोह निश डॉक्टर साहब तो यमन तुम टेस्ट गसान यमन कि यमन लेडीज एग हमिस बाज़ाब्त नुत्फ यह टेस्ट गसान? बेशक एमन गसान मेलस मज गसान सीमेन एनालिसिस में हम वारिया की पैरामीटर्स वुचन, फीमेल मज तुन अन एग रिजर्व कि अहज ओवरी इजा कैपेसिटी कि यह एग्स दिथ, और क्या एमन यूट्रस या बचदन यथ कैपेसिटी मज कि यह बच होल्ड कर 9 मंथ्स यह वुचन? बिल्कुल। तो ब्या सवाल जिमनी तौर पर पृछ बह तुम वन अगर यह दोयों मज अकिस फॉर एग्जांपल कम स्पर्म या कम एग्स लेडीज, तो अत ट्रीटमेंट कि हेकन बढ़ित? बेसिकली ये चैलेंज मज IVF जरूरत ये मेलस स्पर्म पैरामीटर्स वारिया पुअर यमन मज यह कर, मगर व्हेन आई से पुअर मतलब गो नहीं कि मतलब एब्सेंट स्पर्म या बिल्कुल पुअर क्वालिटी स्पर्म और सह IVF तेल यूज हेकान गसित कहीं, या एग क्वालिटी अगर कम IVF मज कुन सात 2 साइकिल तक साइकिल कर तम एम्ब्रियोज फ्रीज करने, पत् ब्या साइकिल कर तम एम्ब्रियोज फ्रीज कर, और अके साथ दोनवें साइकिल एम्ब्रियो अके साथ ट्रांसफर कर परसेंटेज ऑफ सक्सेस बढ़ाने खतर। बहरहाल डॉक्टर जाफर साहब, तुम सह जरूरी ब्या मुलाकात करो तो यह थो जारी, खासकर पन्ने सेहत ख्याल, या यह इम्पॉर्टेंट मामल सान सोसाइटी हुंद यम सत उम्मीद त लूकन पकान तो नस्ल त बढ़ान। तो डॉक्टर ज़हूर अल मदनी साहब, तुह निश बह जानन कि लास्ट पे क्या पैगाम दियो तुम कौमस
खासकर ये कत कर जदीद टेक्नोलॉजी खासकर अजुक मौजू यह IVF तो अत मुतलिक क्या तुम पैगाम? बह वन लास्टस यह कत कि इस्लाम कह ट्रीटमेंट करने खतर इजाजत दिवान अलबत् सह गई शरई हदूदन मज और यह IVF कर यह इंसान लास्ट ऑप्शन। ये प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही है कि अकिस लड़के निकाह गोमुत वरी 2 वरी और उसके बाद ये IVF सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पे इनके साथ क्या होता है वो अल्लाह ही जानता है। तो इंसान खुद कोशिश करे कि उसका नेचुरली तौर से उसका बच्चा हो। और दूसरी चीज़ जो कोशिश करें वो डॉक्टर से यानी मशवरा लेंगे, डॉक्टर उनसे उसमें भी ये होता है कि अगर पैरामीटर्स बहुत पुअर है या एडवांस्ड एज है तो ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यंग कपल है और माइनर प्रॉब्लम तो उसको वेट करना चाहिए और करेक्टेबल इश्यूज है, चाहे माइनर सर्जरी हो या हार्मोनल इश्यूज, अगर वो करेक्ट हो के नेचुरली कंसीव दैट्स बेटर। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि ख़ासकर जो यहाँ हमारी वादी के जो इस किस्म के जो मरीद हैं जिनको IVF की ज़रूरत पड़ती है, वो इस IVF को जो है लास्ट ऑप्शन समझे। लास्ट ऑप्शन यानी उससे पहले वो टेस्ट करें अपना स्पर्म का, एग देखें कि एग है बीवी के पास, और जब उनको ये इत्मीनान होता है, जो IVF सेंटर से बाहर वो इत्मीनान करते हैं कि उनके पास एग है या उनके पास स्पर्म है, तब जाकर वो उसका प्रोसेस शुरू करें। क्योंकि जब तक ये कमर्शियल सेंटर के पास जो बात आती है तो वहाँ पे अल्लाह ही हाफिज है। इल्ला जब यहाँ पे लोगों को देखना भी चाहिए कि जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ क्या उसका बैकग्राउंड मेरे को मुतमईन करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हमारी वादी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जिनके अंदर अल्लाह का खौफ है, जो पैसों के इवज़ जो है अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते या किसी का आकिबत जो है बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ को यानी एक इंसान श्योरिटी के लिए जो है ना, मैं उसको एक मशवरा देता हूँ। ये बुनियादी शर्त मैं रखना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटर में जाने से पहले वो एक एफिडेविट उनसे ले ले कि कल जो है मेरा बच्चा पैदा होगा और उसका मैं DNA टेस्ट कराऊंगा। अगर ये मेरा बच्चा नहीं निकला तो उस वक्त मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और ये जब एक इंसान एक इस बात से सिक्योर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे ऐसे मसाइल हल हो जाएंगे जो यहाँ पे सेंटरों में होता है कि जब सेंटर को पता चलेगा कि नहीं कल जो है ये बंदा टेस्ट करेगा, इसका जो बच्चा है इसी का अपना है, तो वो भी मोहतात रहेंगे। वरना अगर ये खुली यानी छूट दे देंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और मैं यहाँ पे एक और बात कर रहा हूँ कि खासकर कश्मीर के लोग जो है ना वादी से बाहर न जाए, क्योंकि वादी से बाहर जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जिनको हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे मर्दों के स्पर्म दूसरों को दिए जाते हैं और औरतों के जो एग्स है वो दूसरों को दिए जाते हैं। तो इससे इंसान को बचना चाहिए। पता भी नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी शिकायत आपको मिली है? जाहिर सी बात है कि हाँ, ऐसी शिकायत बिल्कुल नहीं है। और देखिए इसमें क्या होता है, मसलन अगर किसी औरत से अंडे लिए गए, एग लिए गए और 2 जगहों पे या 3 जगहों पे जो है ना उनके बच्चे पैदा हो, और कल अगर वो किसी जगह शादी भी आपस में कर लें तो उसका यानी नस्ल दर नस्ल जो है ना उसका गुनाह उसके ऊपर। यानी मान लीजिए कि 2 बहन और भाई का निकाह हो सकता है, सिर्फ इसमें हो सकता है कि अगर इंसान लापरवाही करेगा। जी बहरहाल डॉक्टर ज़हूर अहमद मलिक साहब अल मदनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी हम प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ करेंगे अगली बार भी, और आपका भी डॉक्टर मीर जाफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर आप मीर डॉक्टर जाफर साहब से रब्ता करना चाहेंगे, क्योंकि आप कश्मीर क्राउन के हेल्पलाइन नंबर्स डायल करते हैं कि डॉक्टर साहब से हमें बात करनी है, इनसे बात करनी है, तो डॉक्टर साहब का नंबर हम इनकी हेल्पलाइन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इस नंबर पर डॉक्टर मीर जाफर से मशवरा ले सकते हैं। ख़ासकर अगर आप भी कोई भी राय इस हवाले से लेना चाहेंगे IVF के हवाले से, तो डॉक्टर मीर जाफर से रब्ता करें, क्योंकि आप बाद में कश्मीर क्राउन की हेल्पलाइन पर फ़ोन करते हैं जिसकी वजह से हमें इनकन्वीनियंस होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज का प्रोग्राम देखने के लिए। पार्ट 2 भी इसका हम ज़रूर जारी व सारी रखेंगे, खासकर IVF के हवाले से साइंटिफिक व्यू क्या है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपका हामी नासिर।